जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स लेते हैं एनएससी के आईपीओ पे क्या चल रहा है मामला। लिस्टिंग की तैयारी शुरू हो गई है। लगभग 20 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स शॉर्ट लिस्ट हो गए ऐसा सुनने में आ रहे हैं, जिनमें बड़े बड़े नाम हैं जैसे कि सिटी बैंक है, जेपी है, गोल्डमैन सैक्स है, कोटक है, एसबीआई कैपिटल है। और शायद ये अपॉइंट भी हो गए जहाँ तक सुनने में। शॉर्ट लिस्ट तो हो गए, इतना तो है, तो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। अब उनमें फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर गया है नहीं गया है ये पता नहीं है। और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो नेचुरल टाइम भी लगता है। काफ़ी सालों से लोगों को इंतज़ार है कि लिस्टिंग होगी। और ऑलरेडी ये अनलिस्टेड मार्केट स्पेस में एक्टिव है काफ़ी सालों से। 2-3 साल से लोग जो है इसके शेयर्स खरीदते रहे हैं। एक दो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप ये शेयर्स देखे रहे हैं काफ़ी एक्टिव तरीके से। और अभी जहाँ तक मुझे मुझे अंदाज़ा है लास्ट 2000 से 2150 के आसपास इसकी जो है प्राइसेस चलती हैं अनलिस्टेड स्पेस में। डोमिनेंट डेरिवेटिव है। इनफैक्ट अगर पिछले 2025 को छोड़ दें तो उससे 4 साल पहले तक ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज हुआ करता था, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस ट्रेडर इसमें आ रहे थे। उसके बाद ऑप्शंस ट्रेडिंग पे थोड़ी सी सख्ती बरती जाती है तो ऑप्शंस के वॉल्यूम गिर जाते हैं। लेकिन अभी अभी अगर आपने स्मिता पारेख जी का एएनआई जो जो न्यूज़ चैनल है उस पर अगर आपने आशीष चौहान साहब का अगर ये देखा होगा इंटरव्यू, तो उसमें आपने देखा होगा उन्होंने बात की है क्लियर कट कि ऐसा लग रहा है उनकी बातों से, जहाँ अगर मैं गलत हूँ तो उसको थोड़ा सही कर दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में डालकर। जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है बात कि ऑप्शंस को रिटेलर्स के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होगा। जैसे सिंगापुर में एक प्रैक्टिस है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम होता है तो ही आप ऑप्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर बहरहाल ऐसा हाल हो गया है कि पान वाले ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स सभी कई बार तो ड्राइव करते वक्त भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो ख़त्म होगा। मेरी जो एनालिसिस है, जो रुख आरबीआई सेबी ने अपनाया है और जिस हिसाब से डेरिवेटिव्स जिधर लॉन्च किए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ऑप्शंस को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा, जो कि वेस्ट का एक फीचर है। जैसे कि इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा ट्रेड करते हैं ऑप्शंस मार्केट में, और वैसा ही जब एनर्जी डेरिवेटिव्स आपने ईरान इराक वॉर में देखा, ईरान इजराइल वॉर में देखा कि जो एनर्जी है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर बन गया इस वॉर का। तो मुझे लगता है कि इस रिस्क को हेज करने के लिए एनर्जी डेरिवेटिव्स का बहुत इस्तेमाल होगा और पूरा ऑप्शंस मार्केट वहाँ शिफ्ट होगा। उसको अगर छोड़ दीजिए ऑप्शंस मार्केट, जिसमें हम ऑलरेडी बहुत बड़े हैं वॉल्यूम वाइज, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इक्विटी मार्केट में एनएससी का 90% मार्केट शेयर है और डेरिवेटिव्स में 95% मार्केट शेयर है। गूगल जैसी कंपनी जो कि सर्च इंजन को डोमिनेट करती है, उनका भी मार्केट शेयर वर्ल्ड में 95% नहीं है। कोई भी ऐसी कंपनी दुनिया में नहीं है जो कि डेरिवेटिव्स मार्केट किसी भी मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी को आप लेंगे तो 95%। एनएससी अकेला एक ऐसी कंपनी है जहां पर मार्केट शेयर 90% से ज़्यादा है। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ है ऑप्शंस वॉल्यूम, क्योंकि रिटेलर्स इसमें अलाउड नहीं है, बैंक गारंटी बंद हो गई है, प्रॉप डेस्क भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे और इसको ले जाएंगे वैसे प्रोडक्ट्स जहाँ पर रियली रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि रिस्क ओरिजिनेट होता है बाहर से। तो उसमें सट्टा बंद करने के लिए जो है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए बहुत सारे कदम उठा गए हैं। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से एक्सचेंजेस की अर्निंग्स जो है, जो थोड़ी बहुत इम्पैक्ट हुई है, वो भी इम्पैक्ट नहीं होगी। कितनी अर्निंग है इसकी, तो लगभग 3 से 4 हज़ार करोड़ जो है क्वार्टरली कमा लेते हैं। अगर आप H1 H2 देखेंगे दिसंबर 25 2026 की रिपोर्ट को 2025 की रिपोर्ट देखेंगे, दिसंबर 25 2025 की रिपोर्ट आप देखेंगे, तो H1 H2 में मतलब हाफ ईयर में लगभग 8 से 9 हज़ार, तो इसको डबल कर देंगे तो 18-19 हज़ार करोड़ के आसपास। अच्छा, इसकी वैल्यूएशन की जो एस्टिमेट्स आए हैं, कल एक न्यूज़ आर्टिकल आया जो मुझे लगता है शायद CNBC के माध्यम से आया, कि ये इसकी 5 लाख करोड़ पर के आसपास की वैल्यूएशन होगी। अगर 83 के हिसाब से एक्सचेंज रेट पकड़ें तो ये $60 बिलियन, 58 से $60 बिलियन की कंपनी होती है। अगर आप टॉप 4 कंपनीज देखें तो रिलायंस की वैल्यूएशन है $220 बिलियन, HDFC बैंक की वैल्यूएशन है $145 बिलियन के लगभग आसपास, भारतीय एयरटेल की वैल्यूएशन है $120 बिलियन, TCS जो है $110 बिलियन पे है। अगर आप रुपी टर्म्स में देखेंगे तो ऐसा लग रहा है, इनफैक्ट इन्फोसिस भी 60 से 80 बिलियन डॉलर में है, और लार्सन एंड टूब्रो जो है लगभग 50 से 60 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो रुपी टर्म्स में देखिए, यूएसडी टर्म्स में देखिए, बात बराबर ही है। तो मुझे लगता है कि कहीं एलएनटी या इन्फोसिस के साइज़ की ये कंपनी होगी, और हो सकता है, जैसा लग रहा है कि ये टॉप 10 इंडियन कंपनी, मतलब लार्ज कैप खुलते ही लार्ज कैप हो जाएगी,
ये तो इसमें से किसी को एक को ड्रॉप होना पड़ेगा निफ्टी 50 में से NSE को जगह बनाने के लिए। और तो काफ़ी बड़ी कंपनी है और हम इस पे अपडेट्स आपको लाते रहेंगे समय समय पे। जो टाइमलाइन दिया गया है, अब तो बैंकर्स मर्चेंट बैंकर्स शॉर्टलिस्ट हो गए, मोस्ट लाइकली 1 महीने में ये काम शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक समझ में आती है बात, तो मार्च एंड तक समझिए कि काम शुरू होगा। अप्रैल में इस पर DRHP बनने लगेगा, जिसको बनने में मुझे लगता है कि 2-3 महीने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि ये IPO जो है, जो टाइमलाइन हम दिया गया है, जो सुनने में आ रहा है इंटरव्यू से, ये शायद दिवाली के टाइम पे आएगा। तो दिवाली के टाइम पे एक बड़ा मेगा IPO आने की संभावना है, वो है NSE, जो कि बहुत बड़ा मार्केट शेयर कंट्रोल करती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट डालकर ज़रूर बताएं, और इसमें कुछ भी आपको मॉडिफिकेशन चाहिए है या रिमार्क्स है तो मुझे ज़रूर बताइएगा।